चैप्टर 1 डे नंबर 2 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इस चैप्टर में टोटल 6 हेडिंग्स पढ़ने गए। कल सबसे पहले हम लोग ओरिजिन और इंट्रोडक्शन पढ़े थे। ओरिजिन और इंट्रोडक्शन के अंदर ये समझे थे कि इकोनॉमिक्स हर जगह मौजूद है। चाहे वो एक स्टूडेंट के एंगल से देखे तो नोटबुक खरीदने जाता है तो पहले प्राइस पूछता है, इकोनॉमिक्स है। फैक्ट्री में कुरकुरे बन रहा है तो प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक्स है। मदर घर के लिए दाल चाहिए, चावल चाहिए, शक्कर चाहिए, उसका बजट बना रहे हैं तो अगेन इकोनॉमिक्स है। स्टूडेंट 10th पास कर लिया, वो डिमांड कर रहा है कि उसको फ़ोन चाहिए, अगेन इकोनॉमिक्स है। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स हर जगह मौजूद है। फिर इसके बाद हम लोग अगले पे आए, इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? ओइको नेमिन। ओइको नेमिन। और ओइको का क्या मतलब होता है? हाउस होल्ड। नेमिन का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट। तो घर को मैनेज करना, घर गृहस्थी को मैनेज करके चलना, उसको बोलते हैं ओइकोनोमिन या नेमिन भी बोलते हैं। ओइकोनोमिया भी बोला जाता है इसको, एक ये भी नाम है, बट अपने बुक में नेमिन लिखा हुआ है तो नेमिन ही याद रखो। और ये एक ग्रीक वर्ड है, तो घर को मैनेज करने से इकोनॉमिक्स आया है। घर को मैनेज करने को बोलते हैं ओइको और दूसरा वाला है नेमिन। फिर इसके बाद हम लोग अगले पे आए थे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। याद है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? याद है? बताओ क्या था? इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। किसका साइंस? ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ कंसर्न्ड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कौन सा रिसोर्सेज? लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस satisfaction, producer maximizes profit and society maximizes social welfare। तो ये याद रखना है, 1 मार्क का मीनिंग पूछा जाता है। फिर हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, अगर ये पूछा तो वही 3 चीज़ को फिर रिपीट करेंगे। कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिले, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिले, सोसाइटी को सोशल वेलफेयर मिले। फिर स्केयरसिटी पढ़े थे। स्केयरसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। मीनिंग याद है क्या स्केयरसिटी का? स्केयरसिटी नहीं याद है? कल पढ़े थे। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर व्हाट यू हैव इज़ लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। मतलब जो तुम्हारे पास है वो कम है जितना होना चाहिए उससे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई कपड़ा चाहिए, वो 500 रुपये का है, लेकिन तुम्हारे पास जो पॉकेट मनी रखा है वो 300 रुपये रखा है, तो 200 रुपये कम है। बस इस 200 रुपये के गैप को बोलेंगे स्केयरसिटी। स्केयरसिटी मतलब एक ऐसा सिचुएशन वेयर व्हाट यू हैव इज़ लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। फिर इसके बाद हम लोग ये तीनों सिचुएशन भी देखे थे। बताओ तीनों में से कब स्केयरसिटी होगा? जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, या जब डिमांड कम है सप्लाई से, या जब दोनों इक्वल है? जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, कि खरीदने वाले 100 आ गए और बना के बस हम 50 रखें, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं स्केयरसिटी। स्केयरसिटी की वजह से क्या करना पड़ता है? चॉइस। और चॉइस में क्या इन्वॉल्व होता है? डिसीजन मेकिंग। ये फ्लो याद रखना है। स्केयरसिटी की वजह से चॉइस करना पड़ता है, चॉइस की वजह से डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ये कुछ एग्जाम्पल्स मन भी देखे थे, जैसे 3 बच्चे हैं और मिल्क का बॉटल एक ही है। मिल्क का बॉटल एक ही है, तो फिर उसमें से एक बच्चे को पिलाएंगे, 2 बच्चे को मार देंगे। 500 रुपये रखा हुआ और हमारे पास मल्टीपल चीज़ है, फ्रेंड को गिफ्ट देना है, शर्ट खरीदना है, पेट्रोल डलवाना है, तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो याद रखो, इसका कंक्लूजन था स्केयरसिटी गेव राइज टू चॉइस। स्केयरसिटी की वजह से हमें चॉइस करना पड़ता है। फिर ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे स्केयरसिटी का। और चॉइस 3 वजह से करना पड़ता है। चॉइस क्यों इमर्ज होता है? याद करो, हम लोग इसमें रुद्राक्ष का एग्जाम्पल लिए थे। 3 वजह से रुद्राक्ष को चॉइस करना पड़ेगा। सबसे पहले, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब मल्टीपल यूजेस, बहुत जगह उसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है, याद रखना है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इंसानी जो इच्छाएँ हैं वो अनलिमिटेड है। दूसरा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, और पैसों का मल्टीपल जगह यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद और कुछ किए थे क्या? बस इतना ही हुआ था ना? ठीक। तो आज हम लोग डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2 ऊपर का टॉपिक हो गया है। अभी 3rd वाला हेडिंग मत लिखो, ये 1st हो गया है, 2nd हो गया है। अब हेडिंग डालो 4th हेडिंग, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके 3 कॉलम बना लो। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 3 कॉलम। पहला कॉलम है बेसिस। किस बेसिस में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं? बेसिस। दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जगह कम पड़ रहा है क्या? बेसिस
दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स और तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब समझते हैं इसको, फिर नोट करेंगे। और ये लिख लो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर से पूछा तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने का। माइक्रो और मैक्रो के बीच डिफरेंस बताओ, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अब समझते हैं क्या होता है। एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। जो अभी हम लोग का 11th का बुक का नाम है ना, उस बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। और 12th में जब तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है जब हम एक अकेला इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि इशिका को कितना कुरकुरे पैकेट पसंद है, तो इसको बोलेंगे माइक्रो। माइक्रो मतलब हम एक लौता एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि इशिका कितना फ़ोन यूज़ करती है, या कौन सा फ़ोन यूज़ करती है, या कितना कुरकुरे पैकेट उसको पसंद है, कितने कपड़े वो महीने का परचेज़ करती है। तो जब हम कोई एक पर्सन का बात करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो। और जब मैं ये पूछूंगा कि इंडिया में टोटल कितना कुरकुरे लोग खाते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो। मतलब मैक्रो का मतलब होता है टोटल, या उसको और दूसरे वर्ड में बोलते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं वो सब मिलाकर कुरकुरे कितना कंज्यूम कर रहे हैं, या इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं वो सब मिलाकर कपड़ा महीने का कितना परचेज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब ओवरऑल, टोटल, एग्रीगेट। और जब हम माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, एक अकेले आदमी या एक अकेले औरत, इनकी बात कर रहे हैं। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ? जब हम माइक्रो बात करें तो एक लोग की बात करें कि एक अकेला पर्सन को कितना सामान चाहिए, एक अकेला पर्सन कितना खरीद रहा है, उसको बोलते हैं माइक्रो। और जब हम कंट्री एज अ होल, पूरे कंट्री की बात करते हैं कि इंडिया में टोटल कितना लोग कुरकुरे खा रहे हैं, या इंडिया में टोटल महीने का कितने लोग कपड़ा शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्रो। तो 11th में जो तुम्हारा बुक का नाम है ना, वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब पूरा चैप्टर में तुम लोग इसी के बारे में पढ़ोगे, एक अकेला इंसान क्या खरीद रहा है, एक अकेला इंसान क्या बेच रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जब तुम लोग 12th में आओगे तो वहाँ पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब पूरा इकोनॉमी एज अ होल, सबके बारे में कि सब मिलाकर कितना खरीद रहे हैं, मिलाकर कितना परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो। तो इसी टॉपिक पे है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। 3 हेडिंग डालना था, बेसिस, माइक्रो और मैक्रो। सबसे पहला लिखो मीनिंग। एग्ज़ाम में ये बेसिस का कॉलम भी होना है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट जाता है। अगर तुम लोग अंदर का कंटेंट पूरा सही लिखे हो लेकिन बेसिस नहीं लिखे हो तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो सबसे पहले लिखो मीनिंग। सबसे पहला लिखो मीनिंग। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो माइक्रो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, माइक्रोस से, दैट मीन्स स्मॉल। जब हम एक अकेले इंसान की बात कर रहे हैं तो बहुत छोटा है, अगर हम लोग पूरे कंट्री के कंपैरिजन में बोले तो। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, दैट मीन्स स्मॉल। और इधर लिखो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, दैट मीन्स लार्ज। तो जब हम एक अकेले आदमी के बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमी। और जब हम कंट्री एज अ होल की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, दैट मीन्स स्मॉल। दूसरा है डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, दैट मीन्स लार्ज, दैट मीन्स लार्ज। ठीक है, अगला लिखो लेवल। अगला लेवल बताओ, दोनों में कंट्री एज अ होल के बारे में कौन बात करता है, माइक्रो या मैक्रो? कंट्री एज अ होल मैक्रो, और इंडिविजुअल लेवल पे कौन बात करता है, माइक्रो। तो इसके अंदर लिखो इट डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट, इट डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट। जबकि यहाँ पे इट डील्स विथ इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल मतलब हम लोग यहाँ पे सबके बारे में पढ़ते हैं कि कंट्री में जितना पॉपुलेशन रह रहा है सब मिलाकर।
इट डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट, हाइलाइटर हो तो इसको हाईलाइट कर लेना, इंडिविजुअल यूनिट यहाँ पे, और इधर पे इकोनॉमी एज अ होल। ऊपर मीनिंग में माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो रिवीजन करते टाइम पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब अगला लिखो टूल्स। द टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। द टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे को एक मोबाइल फ़ोन चाहिए तो मैं डिमांड कर रहा हूँ, तो एक अकेले इंसान का डिमांड को बोलते हैं डिमांड, जितना भी मेरे को सामान चाहिए, जो परचेज़ करना है, जितना प्राइस में। और सप्लाई का मतलब होता है एक किराना दुकान वाला कितना सामान सेल कर रहा है, तो ये सेलर के एंगल से सप्लाई पढ़ा जाता है, कंज्यूमर के एंगल से डिमांड पढ़ा जाता है। ये दोनों अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में है, एक चैप्टर डिमांड है, एक चैप्टर सप्लाई है, तो वहाँ पे समझ आएगा। डिमांड मतलब कंज्यूमर कितना सामान खरीदना चाहता है, सप्लाई मतलब सेलर कितना सामान बेचना चाहता है। तो ये दोनों टूल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। यहाँ लिखो द टूल्स आर, बताओ मैक्रो इकोनॉमी में एक पर्सन का डिमांड देखते हैं या कंट्री में रहने वाले सबका? कंट्री में रहने वाले सबका, तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मतलब सब मिलाकर टोटल डिमांड, एंड एग्रीगेट सप्लाई। इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं सब लोग मिलाकर कितना सामान खरीदना चाहते हैं, और इंडिया में जितना दुकानदार है वो सब मिलाकर कितना बेचना चाहते हैं। तो इसके टूल्स है डिमांड एंड सप्लाई, इसके टूल्स है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अगला लिखा है इसके अदर नेम्स क्या है, तो लिखो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी, इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं। और इधर लिख लो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी, ये प्राइस थ्योरी है और ये इनकम थ्योरी है। अब अगले पे आते हैं फाउंडर का नाम, कि कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया है, कौन मैक्रो दिया है। अच्छा, एक हम लोग इकोनॉमिक्स का नाम पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड कौन दिया है? अल्फ्रेड मार्शल। तो वैसे ही कहीं कहीं चैप्टर में कुछ कुछ लोगों का नाम आते रहेगा। तो यहाँ पे फाउंडर का नाम लिखो एडम स्मिथ। ये एक इकोनॉमिस्ट रहा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इसमें है जे.एम. कीन्स, जे.एम. कीन्स, दोनों में से कोई भी इंडियन नहीं है। तो ये एडम स्मिथ जो फाउंडर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और जे.एम. कीन्स फाउंडर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। बस ये 5 पॉइंट है। वापस से एक बार मैं रीड कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहला लिखा है मीनिंग। मीनिंग के अंदर लिखेंगे कि जो माइक्रो है वो माइक्रोज वर्ड से आया है। बताओ माइक्रो और माइक्रोज में डिफरेंस क्या है? माइक्रो और ये माइक्रोज में, इसमें क्या डिफरेंस है? मैं बताऊँ? ये सी लिखा है और ये के लिखा है, ये पहला डिफरेंस। हाँ ना, डिफरेंस ही तो है। ये इंग्लिश में लिखा है, ये ग्रीक में लिखा हुआ है, ये दूसरा डिफरेंस, बस और कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो याद रखना है माइक्रो जो है वो डिराइव हुआ है माइक्रोज वर्ड से, और माइक्रोज का मतलब क्या होता है? स्मॉल या लार्ज? स्मॉल। और दूसरा है मैक्रो, मैक्रो डिराइव हुआ है मैक्रोज वर्ड से। मैक्रोज में क्या डिफरेंस है मैक्रो और मैक्रोज में? एक तो सी है, एक के है, फिर एक इसमें ये एक इंग्लिश वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। और बोल सकते हो इसमें एस नहीं लगा, इसमें एस लगा है, बाकी तो सेम है। तो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज। मैक्रोज का क्या मतलब होता है? स्मॉल या लार्ज? लार्ज। उसके बाद अगला है लेवल। दोनों में से कौन इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं? माइक्रो। कौन इकोनॉमी एज अ होल के बारे में बात करता है? मैक्रो। अदर नेम्स बताओ, दोनों में से किसको इनकम थ्योरी बोलते हैं? माइक्रो या मैक्रो? किसको इनकम थ्योरी बोलते हैं?
मैक्रो, किसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं? माइक्रो। उसके बाद फाउंडर, माइक्रो कौन दिया है? एडम स्मिथ। मैक्रो कौन दिया है? जे.एम. कीन्स। और इसके टूल्स डिमांड एंड सप्लाई है, तो उसके टूल्स क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। वापस से ट्राई करते हैं। सबसे पहले बताओ अदर नेम्स, बिना देखे। माइक्रो का दूसरा नाम क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज कौन सा थ्योरी? नहीं, थ्योरी कौन सा थ्योरी? माइक्रो का कौन सा थ्योरी? प्राइस थ्योरी। मैक्रो कौन सा थ्योरी? इनकम थ्योरी। उसके बाद अगले पे आते हैं टूल्स। माइक्रो के कौन से दो टूल्स? डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो के कौन से दो टूल्स? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये जो ADAS है ये 12th में पढ़ोगे। डिमांड और सप्लाई ये 11th में पढ़ोगे। फिर उसके बाद फाउंडर का नाम, माइक्रो कौन दिया है? एडम स्मिथ। मैक्रो कौन दिया है? जे.एम. कीन्स। तो एडम स्मिथ के बारे में 11th में पढ़ोगे, बहुत सारे चैप्टर में इसका जिक्र होगा, और जे.एम. कीन्स के बारे में 12th के चैप्टर में है। फिर उसके बाद अगले पे आते हैं लेवल। दोनों में से कौन इकोनॉमी एज अ होल के बारे में बताता है? मैक्रो। ये इकोनॉमी एज अ होल सबके बारे में। और इंडिविजुअल के बारे में कौन बताता है? माइक्रो। ये इंडिविजुअल लेवल के बारे में बताता है। फिर तो वही मीनिंग था कि ये माइक्रोस से डिराइव हुआ है, वो मैक्रोस से डिराइव हुआ है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो का क्या मतलब होता है? लार्ज। क्या ये आया समझ में? बहुत ही ईजी है, बस एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, बेसिस। कई बार ना स्टूडेंट ये अंदर का कंटेंट याद कर लेता है कि इसके अंदर इंडिविजुअल है, वहाँ इकोनॉमी है, यहाँ डिमांड सप्लाई है, वहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन मेन कहाँ जाके गलत हो जाता है? ये बेसिस में, बेसिस नहीं लिख पाता है। तो तुम लोग मेन फोकस करो बेसिस याद करने में। अगर 3 मार्क का आएगा क्वेश्चन माइक्रो मैक्रो, तो बताओ कितना पॉइंट लिखना बेस्ट रहेगा? 4 पॉइंट। मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था। 11th के बस अकाउंट्स हो, BST हो, इको, तीनों में अगर 3 मार्क का, जनरली 3 मार्क का ही आता है डिफरेंस, तो ट्राई करना कि 4 पॉइंट्स लिख के आने, क्योंकि कभी कभार एक आध पॉइंट तुम्हारा गलत होने का चांसेस है। तो तुम 4 पॉइंट लिख के आओगे तो 1 पॉइंट गलत भी हो गया तो पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। अब स्टूडेंट क्या करते हो, एक्यूरेट बस 3 मार्क का है ना, तो 3 ही पॉइंट लिख के आता है। तो अगर एक भी उसमें से गलत रहा, मान लो तुम प्राइस को उधर कर दिए, इनकम थ्योरी को इधर लिख दिए, तो वो 2 ही मार्क्स मिल पाएगा। तो बेटर है 3 मार्क्स का पूछे तो हम 4 पॉइंट लिख के आ जाए। ज़्यादातर ये 3 मार्क्स के ही पूछता है। तो कोई भी इसमें से जो 3 ईजी लगे उसको बता देना। क्या ये क्लियर है? आ गया? ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया, माइक्रो और मैक्रो। अब अगला हेडिंग लिखो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेगेटिव नहीं लिखा है, नॉर्मेटिव लिखा है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग सारा इंपॉर्टेंट वाले ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। 4th टॉपिक, 5th और 6th ये सब इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसमें ऐसा एग्जाम्पल बनाओ, दो लोग हैं, समर सीज़न है, तो ऐसा लिख लो, मिस्टर ए बोल रहा है, ए में ही ऐसा एरो करके, गर्मी बहुत है। बताओ समर के सीज़न में बोल रहा है गर्मी बहुत है, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। तो बस इसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव मतलब जब हम बिल्कुल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। लिख लो, जब हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, फैक्ट्स। और दूसरा पर्सन बोल रहा है गवर्नमेंट को अपने लिए एक एक AC दे देना चाहिए। बताओ क्या गवर्नमेंट दे रहा है AC? नहीं, हम बस ऐसा सजेशन दे रहे हैं, बस उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। तो जब हम कहीं जजमेंट दे रहे हैं, कहीं सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए तो अच्छा है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। और जब हम प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं, फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट के बारे में बात करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेशंस के बारे में बात करता है कि ऐसा कर लेना चाहिए, सरकार एक एक AC बांट दे तो अच्छा है, सरकार कपड़ा खरीद के दे दे, सरकार ये कर दे, सरकार वो कर दे। तो जब हम डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए तो उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। और जब हम फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो करेंट सिनेरियो है या फ्यूचर में ऐसा होगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। अब इसको और डिटेल में समझेंगे।
लिखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। Positive economics, it deals with economic issues, related to past, present or future. Economic issues related to past, present और future. इसमें याद रखना है हम पास्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं और फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई बोल रहा है कि सरकार कोरोना काल में सबको फ्री में वैक्सीन लगाया, बताओ ये सही बात है कि नहीं है? फ्री में लगाया, ये पास्ट के बारे में, तो इसको भी बोलेंगे पॉजिटिव। बस वो फैक्ट होना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है। प्रेजेंट सिनेरियो में गर्मी बहुत है तो ये प्रेजेंट सिनेरियो है। सरकार वादा किया है कि हम एक एसी लगा देंगे, तब फिर ये फ्यूचर सिनेरियो में भी पॉजिटिव होगा। सरकार अगर वादा ही नहीं किया, बस हम बोल रहे हैं कि सरकार काश एक एसी दे देता, तो वो नॉर्मेटिव होता। लेकिन अगर सरकार बोल के गया कि अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो हम एक एसी देंगे, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर। तो याद रखो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो पास्ट से भी हो सकता है, प्रेजेंट से भी हो सकता है, फ्यूचर से भी हो सकता है, बट प्रोवाइडेड वो फैक्ट होना चाहिए। ऐसे हवे में तीर नहीं मारना है कि सरकार कपड़ा दे देगा तो अच्छा रहेगा। सरकार अगर बोल के गया कि हम कपड़ा बांटेंगे तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। सरकार बोला नहीं है, बस हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं सरकार जीत जाएगा तो कपड़ा दे दे तो मज़ा आ जाए, तो बताओ पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? नॉर्मेटिव है। क्या दोनों में क्लियर हुआ? अगर फैक्ट है, जैसे मान लो सरकार फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाया था, ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है? पास्ट है। और बताओ ये फैक्ट है कि नहीं है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फिर जैसे अभी गर्मी बहुत है, तो गर्मी बहुत है कोई बोल रहा है तो ये तो फैक्ट है, और प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है, तो ये भी है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो बोला अगर हमें इलेक्शन जिताओगे तो हम सबको कपड़ा बांटेंगे। जैसे अभी तुम्हें पता है वो साउथ में विजय जो है वो जीता, वो अपना क्या क्या वादा किया है देखे हो तुम लोग? अगर कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो उसको सोने का कुछ बना के देंगे, प्लस हर घर में 8 ग्राम सोना देंगे। सोच रहे हो 1 ग्राम सोना 13-14 हज़ार रुपये का आता है, ऐसे हर घर में वो 8 ग्राम सोना देगा। फिर उसके बाद क्या उनका मेडिकल फैसिलिटी, खाने का, मतलब बहुत कुछ है, कपड़े उपड़े बहुत कुछ उनको प्रोवाइड कर रहा है। फिर हर महीने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उनके बैंक अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपये मिलेगा। तो जस्ट इमेजिन कितना कुछ वो करने वाला है। बताओ ये अच्छा है कि ख़राब है? जब गवर्नमेंट बोलता है कि हम तुम्हें कपड़ा दे देंगे, हम तुम्हें सोना दे देंगे, हम तुम्हें घर दे देंगे, हम तुम्हें ये दे देंगे, तो वो अच्छा है इकोनॉमी के लिए या वो ख़राब है? क्या लगता है? अच्छा है। एक लेमैन जो होगा ना वो अच्छे ही है बोलेगा। लेमैन का मतलब क्या? लेमैन मतलब जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अब तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होना चाहिए बहुत ख़राब है। क्यों ख़राब है समझो। अगर सरकार, मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैं इलेक्शन में खड़ा, मैं बोला कि अगर मेरे को तुम जिताओगे तो मैं तुम्हें सोना दे दूंगा, फिर मैं तुम्हें कपड़ा खरीद के दे दूंगा, मैं तुम्हें हर महीने अकाउंट में 5,000 रुपये भेज दूंगा, और भी मल्टीपल मेडिकल फैसिलिटी, अगर किसी को कोई बीमार हुआ तो मेडिकल फैसिलिटी में चले जाना, फ्री में इलाज हो जाएगा, पेट्रोल भी तुम्हें मैं हर महीने का 5 लीटर पेट्रोल दे दूंगा। जब मैं इतना सारा वादा करूंगा तो मैं इसको फुलफ़िल भी करूंगा, और अगर मैं फुलफ़िल किया तो किसके पैसे से करूंगा? मेरे पैसे से या सरकार के पैसे से? सरकार के पैसे। और सरकार का पैसा आ कहाँ से रहा है? जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के पैसे से आ रहा है ना। मतलब मैं अमीर लोग का पैसा उठा रहा हूँ और गरीब लोग के जेब में डाल रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं तो गलत कर रहा हूँ। अमीर इसलिए टैक्स देता है कि रोड अच्छा बने, डैम्स बने, ब्रिज बने, प्रॉपर लाइट वगैरह, ट्रैफिक लाइट लगे, जहाँ अंधेरा में लाइट वगैरह नहीं है वहाँ प्रॉपर स्ट्रीट लाइट वगैरह लग पाए। और मैं वो ना करके गरीब को सोना बांट रहा हूँ, चांदी बांट रहा हूँ, चावल बांट रहा हूँ, दाल बांट रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो गलत कर रहा हूँ। जो अमीर का पैसा है वो गरीब के जेब में डाल रहा हूँ। और इससे होगा क्या पता है? जो गरीब है ना वो गरीब ही रह जाएगा। वो बोलेगा फिर मैं मेहनत क्यों करूँ? जब मेरे को पेट्रोल मिल रहा है, मेरे को कपड़ा मिल रहा है, मेरे को सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, तो मैं मेहनत क्यों करूँ? तो वो कहीं मेहनत करने जाएगा ही नहीं। वो बोलेगा अच्छा 5,000 आ रहा है ना, एक काम करता हूँ 5,000 का पूरा पौवा या महुआ लेके टिका देता हूँ और पड़े रहता हूँ। बताओ क्या वो मेहनत करने का कोशिश करेगा? नहीं। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। अभी भी जैसे ना 1 रुपये में चावल मिलता है, सुने हो कोटा में 1 रुपये में चावल मिलता है, फिर वो गुड़ मिलता है, चना मिलता है, शक्कर मिलता है, तो ये 1-1 रुपये में मिलता है। 30 किलो चावल दे रहे हैं तो 30 रुपये लिया जाता है और इसमें 1 किलो चावल मिल जाता है। अब लोग क्या करते हैं पता है? वो ख़राब चावल खाते नहीं हैं, उसको जो 1 रुपये में ख़रीद के लाएँ उसको 15 रुपये में सेल कर देते हैं। और 15 रुपये में सेल करने के बाद मान लो 30 किलो चावल है या 35 किलो चावल है, तो जो भी रुपये आ रहा है उससे मस्त महंगा बोरी चावल खरीद के लाते हैं। तो पॉइंट ये है ना कि सरकार जिस मोटिव से दे रहा है वो तो हो ही नहीं रहा है। सरकार मोटिव इसलिए दे रहा है कि लोग को मिल जाए, और गरीब लोग को जा ही नहीं रहा है चावल, जिसको एक्चुअल उसका यूज़ है वो मिल रहा है अच्छे खासे अमीर लोग को।
यही वाला पॉइंट है। मैं तो एक बार गया भी था, मैं खुद ये काम करता हूँ इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। चावल लेके मस्त 20 रुपये 22 रुपये में बांटते हैं। तो जहाँ 1 रुपया हमारे जेब से जा रहा है, आ रहा है 22 रुपये, तो प्रॉब्लम क्या है? 21 रुपये का तो मुनाफा हो रहा है ना, तो इसमें कोई घाटा नहीं। तो सरकार सोचो लाया गरीबों के लिए, मतलब जो एकदम लोअर मिडिल क्लास है। मैं जब गया था तो बाबा होटल का जो मालिक है ना, वो भी आया था चावल लेने। उनका एक कार्ड होता है APL, अबव पॉवर्टी लाइन, वो एक कार्ड होता है, वाइट कलर का रहता है, तो उसमें 10 रुपये किलो में चावल मिलता है। तो बाबा होटल वाला क्यों आया था? क्या उसको भी 21 रुपये चाहिए? फिर वो क्यों आया था? क्योंकि जो बाबा होटल में तुम लोग खाते हो ना, इडली डोसा ये सब, ये कोटे के चावल का होता है। अब शौक होने वाली बात नहीं, चौपाटी में भी जितने जगह से खाते हो सब लोग कोटा के ही चावल का बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मेज़बान चावल या महंगा महंगा चावल लाएगा और उससे तुम्हें डोसा इडली बना के 10-20 रुपये में बेचेगा। वो बेचेगा कौन सा चावल? यही कोटा का चावल से। तो इसीलिए ये सब किया जाता है। जो गरीब लोग हैं उनको मिल ही नहीं रहा है। कहाँ अमीर अमीर लोग आ रहे हैं, उन लोग खरीद के ले जा रहे हैं। और फिर गरीब बोलते, जैसे अभी तुम लोग मेहतारी वंदना योजना सुने हो, मम्मी लोग के अकाउंट में 1000 रुपये आ जाता है महीने का। तो ये जो है ना, इससे और ख़राब हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, गांव-गांव में जो आदमी लोग हैं उन लोग औरत मन को मार रहे हैं, उनके अकाउंट से 1000 रुपये ले रहे हैं। मार रहे मतलब गला काट नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही मार, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वैसे मार उड़ रहे हैं, अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, जा रहे हैं दारू पीने। मैं यही काम कर रहे हैं। वो 1000 रुपये मिला क्यों है? कि वो औरत जो घर में कुछ नहीं कर रही है, अभी तक पढ़ी लिखी नहीं है, घर में ऐसे ही बैठे रहती है, तो वो कुछ अपना कमा पाए या उस मान लो उस पैसे से कुछ खरीद पाए। लेकिन अल्टीमेटली वो यूसेज हो ही नहीं रहा है। वो पैसा आदमी लोग ही ले रहे हैं और उसको मार पीट के कहीं दारू पीने चले जा रहे हैं, कहीं वो पैसा उड़ा दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो यूज़ करने का चीज़ था वो हो ही नहीं रहा है। तो अमीर लोग भी सोचते हैं फिर हम टैक्स दे के करें क्या? जो पर्पज़ से हम टैक्स दे रहे हैं वो तो अचीव ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये सब जो स्कीम मिल रहा है ना, बहुत ख़राब है। जो विजय भी काम कर रहा है वो बहुत ख़राब काम कर रहा है। ये बात है कि अगली बार वो जीत भी जाएगा, लोग उसको दोबारा जिताएंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन जो अमीर लोग हैं उसका पैसा तो बर्बाद हुआ ना। अमीर चाहता है कि उसका पैसा से स्ट्रीट लाइट वगैरह बने, रोड बने। जैसे तुम शाम को चले जाना, हाँ, जैसे तुम शाम को चले जाना बचेली से किरंदुल वाली रास्ता, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगा वहाँ। बस रेडियम लगा के रख दिए, वही रेडियम चमकते रहता है, दिया जला के कोई खड़ा है जैसे। बाकी वहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं। पोल प्रॉपर लगा है लेकिन उसमें स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है। जबकि करना चाहिए, सरकार ये सब नहीं करेगा। वो फ्री में 1000 रुपये देगा, चावल 1-1 रुपये का करेगा, शक्कर 1 रुपये करेगा, यही सब है नाटक। तो ऐसा पॉइंट है। तो सरकार ये सब देके ना लोग को और आलस कर दे रहा है। फिर आदमी बोलता है मैं मेहनत क्यों करूँ जब सब कुछ मेरे बैंक अकाउंट में आ जा रहा है, सोना चांदी कपड़ा, यही वाला बात है। तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट के बारे में बात करते हैं, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, बस वो फैक्ट होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट लिखो, इट डील्स विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट डील्स विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट डील्स विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब जो बात है वो हकीकत होना चाहिए। अब वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें एक्सप्लेनेशन लिखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स होना चाहिए, फिर चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, बस वो फैक्ट होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट होना चाहिए, फिर चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो बोला मेरे को जिताओगे तो मैं तुम्हें 1-1 घर दूंगा, और वो प्रॉपर स्टैम्प पेपर में लिख लिया है कि अगर मैं कल को जीतता हूँ तो मैं 1-1 घर दूंगा, तो बस उसको बोलेंगे फैक्ट। वो कल को मुकर नहीं सकता अपने बातों से। तो याद रखना है, पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। बस ये ध्यान दो कि वो फैक्ट होना चाहिए, ऐसे हवा में तीर नहीं मारना है। लिखो इसमें एग्जाम्पल, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, on the eve of independence, India was an underdeveloped country. India was an underdeveloped country.
बोल रहा है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाला था उससे एक शाम पहले इंडिया जो था वो अंडर डेवलप्ड कंट्री था। अंडर डेवलप्ड मतलब ऐसा कंट्री जिसका सब कुछ लूटपाट गया है, कुछ भी नहीं है, सोना चांदी जो कुछ था सब चला गया। बताओ जब हमें इंडिपेंडेंस मिला हम क्या थे, डेवलप्ड कंट्री थे या अंडर डेवलप्ड थे? अंडर डेवलप्ड। सारा तो ब्रिटिशर्स सोना चांदी सब कुछ लेके चले गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करके आएंगे बोले थे, लेकिन पूरा लूटपाट मचा के 200 साल कैद करके चले गए थे। तो ब्रैकेट में लिखो ये फैक्ट है, सही बात है ये, और ये पास्ट से रिलेटेड है। बताओ जहाँ फैक्ट है और पास्ट से रिलेटेड है, ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलता है फैक्ट होना चाहिए, फिर चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, सब चलेगा। तो जब हमें आज़ादी मिला हमारा कंट्री अंडर डेवलप्ड ही था, ये तो फैक्ट है। अगला सेकंड, करेंटली इन इंडिया 22% of total population lies in below poverty line. Currently in India 22% of total population lies in below poverty line. तो ये भी सही बात है, फैक्ट है और प्रेजेंट सिचुएशन का बात कर रहा है। अगेन ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, फैक्ट है और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब तीसरा एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 3। if population in India continues to grow at the existing rate, the percentage of BPL will exceed 22% in year in future। बस लिख लो in future। बोल रहा है कि जैसे हम आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा इंडिया किसी और में बढ़े ना बढ़े आबादी में बढ़ता जा रहा है, तो लिखा है जैसे हम आबादी बढ़ाते जा रहे हैं अगर और ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा जो बिलो पावर्टी लाइन है, जो गरीबी का संख्या है वो अभी 22% है, ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। क्या सही बोल रहा है? हाँ फैक्ट है ना भाई, कि अगर हम लोग आबादी बढ़ाते जाएंगे तो उनको पढ़ा नहीं पाएंगे, उनका प्रॉपर फैसिलिटी नहीं कर पाएंगे, उनको नरिश नहीं कर पाएंगे। तो ये फैक्ट है और ये फ्यूचर से रिलेटेड है, तो ये भी हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ब्रैकेट में लिख लो ये फैक्ट है और ये फ्यूचर से रिलेटेड है। तो अभी जो हम लोग 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए, एक था फैक्ट और पास्ट, दूसरा था फैक्ट और प्रेजेंट, और तीसरा है फैक्ट प्लस फ्यूचर। तो ये तीनों एग्जाम्पल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का है। अभी आबादी में कौन सा कंट्री सबसे हाईएस्ट है? चाइना? इंडिया चाइना को भी पीछे कर दिया। हमारा कंट्री डेवलप्ड नेशन में कभी चाइना को पीछे नहीं कर पाया, लेकिन पॉपुलेशन में कर दिया। चाइना वाले लोग पता है 1 चाइल्ड पॉलिसी लाए थे, कभी सुने हो? क्यों लाए थे उन लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी? वहाँ का आबादी ना कुत्तों जैसा बढ़ रहा था। सही पता। रुको मैं तुम लोग को एक ग्रुप दिखाता हूँ। पता है, एक हान चाइनीज़ का ग्रुप था, जानते हो? नहीं? कहाँ, यहीं बाजू में रहते थे क्या? नहीं एक 1 चाइल्ड पॉलिसी आया था, इसके बारे में ना डेप्थ में 12th में आता है, यहाँ पे बस ओवरव्यू है। 1 चाइल्ड पॉलिसी ना सबको ये लगता है कि चाइना में सबके लिए लाया गया था, सबके लिए नहीं लाया गया था। वहाँ पे एक ऐसे कुत्तों जैसा प्रजाति था जो अपना जो प्रजनन शक्ति है उसको इतना बढ़ा दिया था कि चाइना में 91% जो पॉपुलेशन था वो इन्हीं का था, और इनका नाम था हान चाइनीज़। तो बस हान चाइनीज़ को बोला गया था कि ऐसा दिन दुगना रात चौगना काम नहीं करना है, पॉपुलेशन को थोड़ा संभालते हुए, क्योंकि अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो हमारा कंट्री बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो इनको बोला गया था कि आप एक ही बच्चा सबसे अच्छा करो। तो बताओ जब एक ही बच्चा सबसे अच्छा करेंगे तो अगर दूसरा बच्चा हुआ तो बताओ क्या होगा? क्या वो बच्चा को मार दिया जाएगा? मान लो हान चाइनीज़ को बोला कि एक बच्चा करो, एक बच्चा सबसे अच्छा। अब कोरोना काल था, फ्री थे, एक बच्चा और हो गया, तो अब बताओ क्या दूसरा बच्चा को मार दिया जाएगा? क्या लगता है दूसरा बच्चा को मार दिया जाएगा? किसी के मान लो 3 बच्चे हो गए और ही फ्री थे उन लोग, 3 बच्चे हो गए, क्या मार दिया जाएगा? नहीं। तो फिर क्या था ये रूल? फिर कोई स्ट्रिक्ट तो हुआ ही नहीं। इन लोग बोले थे 1 चाइल्ड पॉलिसी लाना, ऐसे में तो लोग और भी बच्चा करते जाएंगे। सोचो कभी तो ये पढ़े होगे 1 चाइल्ड पॉलिसी।
देखो ऐसा नहीं था कि मार दिया जाएगा, बस ये बोला गया था कि अगर एक बच्चा करोगे ना तो उसका स्कूल का फैसिलिटी सारा हम बियर करेंगे, उसके जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे वो सारा सरकार बियर करेगा। लेकिन जैसे ही आपका 2 बच्चा हो जाता है तो दूसरे बच्चे का जिम्मेदारी आपको होगा। मतलब जैसे एग्जाम्पल समझो, सही टाइम में काम नहीं करता है। शानदार। जैसे मान लो किसी के एक बच्चे हैं, एक बच्चे हो गए, बताओ बियर कौन करेगा सारे खर्चा, गवर्नमेंट या उनके पेरेंट्स? गवर्नमेंट। और मान लो उनका एक बच्चा और हो गया, अब क्या होगा? पहला बच्चा का अभी भी कौन करेगा? गवर्नमेंट। दूसरे बच्चे का कौन करेगा? उनके पेरेंट्स करेंगे। तो ये वाला पॉइंट था, इनके लिए अप्लाई होता था। अच्छा एक डाउट है, किसी को डाउट है इसमें और जो अभी मैं बताया? ठीक है, मेरे को एक डाउट है। मान लो बच्चा तो एक ही करने का प्लान किए थे, लेकिन 2 बच्चा हो गया, ट्विंस हो गया, अब क्या करें? अब क्या करें? सोचो, दिमाग लगाओ। सरकार बोला कि एक बच्चा होगा तो उसको तो हम बियर करेंगे, लेकिन प्लान तो मदर फादर एक ही बच्चे का किए। अब उसमें ट्विंस हो गया, 2 बच्चे हो गए, अब उसमें उनकी थोड़ी ना गलती। तो 2 बच्चे हो गए, अब बताओ क्या बोलेगा सरकार? 2 बच्चे हो गए तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे ऐसा, या दोनों का जिम्मेदारी सरकार लेगा? सोचो, दिमाग लगाओ, ये सब चलना चाहिए दिमाग यहाँ पे। एक बच्चा का जिम्मेदारी सरकार लेगा, दो का जिम्मेदारी सरकार बोला है हम एक का ही जिम्मेदारी लेंगे, 1 चाइल्ड पॉलिसी है तो एक का जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन अगर 2 बच्चे हो गए तब क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और 2 बच्चे उन लोग, अब हो गया भाई कैसे? अब उन लोग को पहले थोड़ी ना पता था, प्लान एक ही बच्चे का किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सरकार दोनों बच्चे का जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि पेरेंट्स इंटेंशनली नहीं बोले अच्छा एक है तो एक और कर लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ था, वो तो इम्प्लाइड हो गया। तो ये 2 बच्चे का जिम्मेदारी दोनों सरकार लेगा। अच्छा अगर किसी के 3 बच्चे हो गए तो? किसी के 3 बच्चे हो गए, अब क्या करेगा? एक बार में 3 बच्चे हो गए, ट्रिपलेट्स जानते हो ना, 3 बच्चे भी हो जाते हैं। तो अगर 3 बच्चे हो गए तो क्या करेगा सरकार? तीनों का जिम्मेदारी लेगा। हाँ, क्योंकि मदर फादर का थोड़ी ना गलती है भाई, उन लोग तो प्लान एक ही बच्चे का किए ना। सरकार बोला था एक बच्चा सबसे अच्छा, इसके लिए बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वगैरह सेल किया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। बोले तुम खरीद नहीं पा रहे हो, हम घर घर ला के दे रहे हैं, बस तुम यूज़ करो और बचे रहो। नहीं तो आबादी बहुत बढ़ रहा था। अच्छा ये पॉलिसी अभी है कि नहीं चाइना में? अभी है ये पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी? नहीं, हटा दिए। क्यों हटाए? हट चुका है ये, लेकिन क्यों हटाए? जब ये इतना अच्छा पॉलिसी था कि सबके घर में एक बच्चा सबसे अच्छा, तो ये पॉलिसी को हटाने का ज़रूरत क्यों पड़ा? उन लोग बोले मज़ा नहीं आ रहा है। अरे एक बच्चा पालने में मज़ा नहीं आ रहा है ऐसा? कैसे गंदे लोग हो यार तुम लोग। तो बताओ ये क्यों हटाया गया? 1 चाइल्ड पॉलिसी वाला जो नियम था हटा दिया गया, बहुत गंदे से हटाया गया है पॉलिसी, लेकिन क्यों हटाया गया? पॉपुलेशन कम हो गया। पॉपुलेशन कम, ठीक है, 50-60%। और थोड़ा लॉजिकल? हाँ, इंडिया से आगे। अच्छा मतलब और किसी में नहीं, इसी में आगे, बड़े चलो बड़े चलो बोल के। सुनो हुआ क्या था एक्चुअल रीज़न, जब 1 चाइल्ड पॉलिसी बोला गया था ना तो बच्चे कम पैदा हो रहे थे। मतलब जिस घर में 2 बच्चों का किलकारिया गूंजता वहाँ एक ही गूंज रहा था, जहाँ 3 बच्चे का आवाज़ आता वहाँ बस एक ही आवाज़ आ रहा था। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि बच्चे मन बहुत कम पैदा हो रहे थे, बच्चे मन बहुत कम पैदा हो रहे थे, और कंट्री में बूढ़े लोग ज़्यादा हो जा रहे थे। क्योंकि युवा बनने के लिए, मतलब अगर एक अच्छा सिटीज़न बनना है 22-23 साल या 23-24 साल जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो बनने के लिए बच्चा तो ज़्यादा पैदा होना पड़ेगा ना। नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो बच्चे अगर कम पैदा हुए तो नौकरी करने वाले भी तो कम रहेंगे ना। और जो बूढ़े लोग हो गए, जैसे 60 साल हो गया, 60 साल बाद क्या नौकरी कर सकते हैं? नहीं, उनका रिटायरमेंट एज हो जाता है। तो चाइना में क्या हुआ, एल्डर पॉपुलेशन बढ़ना चालू हो गया, बूढ़े लोग का संख्या बढ़ना चालू हो गया। अब बताओ अगर बूढ़े लोग का संख्या बढ़ गया, क्या उन लोग काम कर पाएंगे? नहीं। और क्या बच्चे वहाँ पैदा हो रहे हैं? नहीं। मतलब वहाँ का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक साइकिल तो रुक जाएगा। इसीलिए पॉलिसी को वापस किया गया, बोला गया अब जितने बच्चे हैं उतने अच्छे। तो हम दो हमारे गिन लो वाला हिसाब किताब किया गया कि अब वो हम दो हमारे दो नहीं, या एक बच्चा सबसे अच्छा नहीं, हम दो हमारे गिन लो जितना हो सके। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि वहाँ अगर ये नहीं किया जाता तो इकोनॉमिक साइकिल वहाँ बर्बाद हो जाता, क्योंकि बच्चे कम पैदा हो रहे थे और बूढ़े ज़्यादा हो जा रहे थे। तो इसीलिए वो सेटल करने के लिए ऐसा करना पड़ा। ये वाला पॉइंट है। तो ये पॉलिसी हटा दिया गया। नहीं तो अगर ये पॉलिसी आज के डेट में भी रखा जाता ना, चाइना का स्थिति बहुत ख़राब हो जाता, क्योंकि वहाँ एल्डर पॉपुलेशन बढ़ रहा था, बच्चों का संख्या कम हो जा रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आए पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव के लिए एक तो फैक्ट होना चाहिए, प्लस दूसरा क्या होना चाहिए? या तो पास्ट, या तो प्रेजेंट, या तो फ्यूचर।
ये दोनों कंडीशन जहाँ मैच हुआ वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब अगले पे आ जाओ, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव में हम फैक्ट्स के बारे में बात बिल्कुल नहीं करते हैं, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं, सजेशन लगाते हैं, अच्छा ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाए, ऐसा होगा, सरकार ऐसा कर दिया तो अच्छा लगेगा, तो उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लिखो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक्स, इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट आउट टू बी। व्हाट आउट टू बी का मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा लिख भी सकते हो व्हाट्सएप लैंग्वेज में कि क्या होना चाहिए। इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट आउट टू बी, कि सरकार गर्मी ज़्यादा है तो सरकार सबको कूलर बेच दे या बांट दे, या सरकार सबको एसी बांट दे, तो हम ऐसा सजेशन रख रहे हैं क्या होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखो, इट डील्स विथ ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन यहाँ पे सुना जाता है। इट डील्स विथ ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट, it deals with opinion of the economist related to economic issues और economic problems। मतलब कंट्री या इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। जैसे मान लो फसल में बहुत कीड़ा लग रहा है तो लोग बोलेंगे कि सरकार सबको पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र बांट दे तो अच्छा रहेगा, तो बांट दे बोल रहा है, सरकार वादा नहीं किया है, बस इन लोग अपना ओपिनियन रख रहे हैं, तो अगेन नॉर्मेटिव। ठंड बहुत ज़्यादा हो गया है तो इन लोग बोल रहे हैं सरकार सबको कंबल बांट दे, तो अगेन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। फैक्ट नहीं है, बांटेगा ये ज़रूरी नहीं है, बस ये ओपिनियन है, हम अपना राय रख रहे हैं। इट डील्स विथ ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओपिनियन को बॉक्स में डाल दो, यहाँ ओपिनियन का बात होता है, फैक्ट की बात नहीं होती। लिखो इसमें एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल नंबर 1, ये मनरेगा स्कीम सुने हो? इसके तहत क्या होता था, 100 दिन का गारंटी किया जाता था कि हम साल के 365 दिन में मिनिमम 100 दिन नौकरी देंगे, और अगर हम नौकरी नहीं दे पाए तो हम पैसा दे देंगे कि तुम्हारा घर चल पाए। तो ये स्कीम लिखो, मनरेगा। मनरेगा विल वन डे, मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। बोल रहा है जो मनरेगा स्कीम है वो एक ना एक दिन बेरोज़गारी को ख़त्म कर देगा। कोई फैक्ट नहीं है, बेरोज़गारी तो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, आगे भी चलता हुआ रहेगा। एक छोटा मोटा स्कीम कंट्री में इतने सारे लोग को नौकरी थोड़ी ना दे देगा। मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। मतलब हम यहाँ पे बस सुझाव रख रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है स्कीम से सबको नौकरी मिल ही जाएगा एक दिन। उस दिन तक और पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। फिर अगला लिखो, सेकेंड एग्जाम्पल, मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर मनी। वही मैं तुम लोग को बताया कि विजय इतना सारा जो प्रॉमिस किया है, अल्टीमेटली जो अमीर लोग टैक्स दिए हैं उनका हार्ड अर्न मनी उसी से ही जा रहा है। मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड। तो इसको स्टॉप कर देना चाहिए। फैक्ट नहीं है, कोई बोला नहीं है कि इसको बंद कर देंगे, बस हम ऐसा सुझाव रख रहे हैं कि बंद कर देना चाहिए। अमीरों का पैसा यहाँ जा रहा है, जबकि जो उनका पैसा है वो अल्टीमेटली जाना चाहिए रोड बनाने में, ट्रैफिक लाइट ठीक करने में, जो भी नौकरी वगैरह निकला है, वैकेंसी वगैरह निकालने में। एक्चुअल पैसा वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ ना जाके यहाँ स्कीम्स मन में जा रहा है। मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड। तो ये कोई फैक्ट नहीं है, ये बस हम ओपिनियन दे रहे हैं कि ये बंद कर देना चाहिए। तो एक हम लोग पढ़े पॉजिटिव, एक पढ़े नॉर्मेटिव। बताओ दोनों में से सजेशन के बारे में किस में बात होता है? नॉर्मेटिव। इसमें हम सजेशन के बारे में बात करते हैं। और दोनों में से फैक्ट के बारे में किस में बात होता है? पॉजिटिव। इसमें फैक्ट के बारे में बात होता है। फैक्ट किससे रिलेटेड होना चाहिए? या तो पास्ट, या तो प्रेजेंट, या तो फ्यूचर, कुछ भी चलेगा।
पास्ट का भी कुछ फैक्ट तो चल जाएगा, प्रेजेंट का भी कुछ फैक्ट तो चल जाएगा, फ्यूचर का भी कुछ फैक्ट तो चल जाएगा। अच्छा मान लो मैं बोल रहा हूँ या तुम में से कोई बोल रहा है कि आज छुट्टी 6 बजे होना चाहिए, तो बताओ क्या है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? 6 बजे छुट्टी होना चाहिए, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? सोच के बताओ, ऐसे भेड़ चाल में नहीं। होना चाहिए। हाँ नॉर्मेटिव। पक्का सबका यही है नॉर्मेटिव, करेक्ट। अपने आंसर में थोड़ा दम लगाओ कि हाँ हम सही बोल रहे हैं। तुम लोग एक बार में ऐसे बह जाते हो कि नहीं भैया जोर से बोल दिया मतलब वो कहीं ना कहीं गलत हो गया होगा। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि आज छुट्टी 5:15 में होगा, मैं बोल रहा हूँ तो कौन सा होगा? पॉजिटिव फैक्ट भाई, मेरे ऊपर कोई और तो बॉडी नहीं आएगा अचानक से बोलने, तो इसीलिए ये फैक्ट है। तो डिपेंड करता है कि वो फैक्ट है या वो ओपिनियन है। तुम में से कोई कुछ बोल रहा है कि छुट्टी आज 4:30 बजे कर देना चाहिए या 5 बजे कर देना चाहिए या ब्रेक में छुट्टी कर देना चाहिए, तुम्हारी मर्जी। मैं क्या करता हूँ, सुनता सबका हूँ, करता अपने मन का हूँ। तो जो सुनने का बात है वो उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव, करने का बात है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो ये हो गया नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। ब्रेक लेते हैं, इसके बाद डिफरेंस करेंगे इसका।